हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये परसेंटेज का पार्ट 5 है। इसमें हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं बच्चों। पार्ट 4 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग कॉन्सेप्ट समझे थे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में किए थे। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम लोग प्रीवियस ईयर गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज पार्ट 5 में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ये जो कि वेरी इंपॉर्टेंट इस जो आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और आने वाले 2 क्लास में और जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हो 10 to 20 सेकंड लगेंगे, बस आपको टिक करना होगा देख के, आपको पेपर वर्क भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ जो हम लोग सीखने वाले हैं बिना फार्मूले का सीखने वाले हैं। बेसिक अगर आप सीख गए तो इस टाइप के क्वेश्चन को ओनली 15 सेकेंड लगेगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ा आएगा आपको सीख के। और ये कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो कि इसी टॉपिक में अप्लाई करो, आप इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकल में भी यूज कर सकते हो। और कैसे, तो देखो आज जो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 5 में A/B = C के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल। A/B = C का मतलब ये हो गया, जब किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे थर्ड क्वांटिटी आता है तो इस पे बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे डील करना है। आज ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल है बच्चों, तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से लास्ट तक एकदम लास्ट तक आपको एकदम ध्यान से समझना है। क्योंकि देखो अभी मैं जो चीज़ समझाऊंगा ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम क्लियर ना हो, लेकिन जब लास्ट तक आप वीडियो देख लोगे तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये 100% मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले A/B = C। देखो जब किसी क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं और वो थर्ड क्वांटिटी के इक्वल आ जाता है तो इस टाइप के जो भी इस फार्मूले पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उसको कैसे डील करना है। ठीक है, अब इस फार्मूले पे बेस्ड बहुत सारे टॉपिक के फार्मूले हैं जो इसी पे बेस्ड हैं, A/B = C पे बेस्ड है। जैसे कि एग्जांपल लूँ बच्चों, जैसे एक ये फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन = एक्सपेंडिचर। यहाँ कंजम्पशन की जगह पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कंजम्पशन की जगह क्वांटिटी भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे कंजम्पशन यूज करता है या क्वांटिटी यूज करता है, आगे हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो इस फार्मूले पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको A मान सकते हो, इसको B मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यानी कि इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर आप इसको A/B = C को अगर हैंडल करना आप अच्छे से सीख गए तो इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको 10 to 20 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। क्लियर है। वैसे ही सिमिलर टॉपिक जैसे कि मान लो हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं तो उसमें एक फार्मूला एक ही फार्मूला होता है, सबको पता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को मैंने इधर ला दिया तो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम = डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम इसको A मान सकते हैं, यहाँ पे B मान सकते हैं, यहाँ पे C मान सकते हैं। ठीक है, तो ये भी A/B = C के फॉर्मेट में ये भी है। ठीक है, तो अगर हम A/B = C के बारे में डिटेल में पढ़ ले तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर देखे होंगे मेरा, वो पार्ट 1 में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए हैं वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब इसको और भी बहुत सारे टॉपिक में अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, जैसे मैं टाइम एंड वर्क, जो हम लोग आने वाले लेक्चर में टाइम एंड वर्क भी मैं कवर करूंगा। हमारे चैनल पर टाइम एंड वर्क का ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है लेकिन बहुत पुराना है, वो 2-3 साल पुराना है। ठीक है, अभी मैं नया पूरा अपडेट करूंगा तो नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला होता है बच्चों, टाइम इंटू इफिशियंसी = वर्क डन। तो ये भी जो फार्मूला है बच्चों A/B = C के फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो यानी कि अगर हम लोग A/B = C को अच्छे से समझ जाए तो इस पे बेस्ड इन टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन रहेगा आप इजीली सॉल्व कर लोगे। या फिर मैं बोलूँ जैसे टेक्निकल में, आपके टेक्निकल में कोई भी फार्मूला है जिसमें दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट थर्ड क्वांटिटी दे रहा है तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूर मैं तो एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि देखो यहाँ पे 3 टॉपिक मैंने लिख दिया जिसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत जगह ये एक ही फार्मूला है जो बहुत जगह यूज होने वाला है। तो हम लोग इस फॉर्मेट को अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है और क्या क्या इसमें वेरिएशन हो सकता है। क्लियर है। तो बच्चों खुद सोचो कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके थर्ड क्वांटिटी आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है कि इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट कर देगा, या तो A को या तो B को या तो C को, इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट कर देगा और बाकी 2 को वेरिएबल रखेगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे एक सिंपल सा लॉजिक कि B को मान लो मैंने कांस्टेंट कर दिया और बोला कि A को इंक्रीज कर दो, तो जब B को कांस्टेंट कर दो A को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, C इंक्रीज हो जाएगा। या फिर ऐसे बोलेगा कि A को कांस्टेंट कर दो और B और C को चेंज करो,
ठीक है। या फिर ऐसे बोलेगा कि सी को कांस्टेंट कर दो, बी को बढ़ाओ तो ए में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं। तो किसी एक क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों इस पे बेस्ड होता है, किसी एक पैरामीटर को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे और अदर टू को क्या करेंगे, वेरिएबल रखेंगे। इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट करके पूछेगा। अब बच्चों खुद सोचो कि इसमें किसी दो को कांस्टेंट कर सकते हैं कि मान लो मैंने बोला ए और बी को कांस्टेंट कर दो, सी को चेंज, तो जब ए और बी को कांस्टेंट कर दोगे तो सी अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सी में तो जब किसी भी दो पैरामीटर को, मान लो बी और सी को कांस्टेंट कर दिए तो ए को तो अपने आप कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो इस ए बी इक्वल टू सी में केवल एक ही पैरामीटर को वेरिएबल बना सकता है, एक कांस्टेंट बना सकते हैं, बाकी को वेरिएबल रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम किसी दो को कांस्टेंट बनाते हैं तो थर्ड अपने आप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो केवल यही केस यहाँ पे बनता है। अब दूसरा केस यहाँ पे ये बन सकता है बच्चों कि मान लो मैंने बोला कि किसी को भी इसमें से कांस्टेंट नहीं करते हैं, किसी को भी कांस्टेंट नहीं करते हैं। जब किसी को कांस्टेंट नहीं करेंगे बच्चों तो खुद सोचो कि अगर मैं बोलूँ कि ए बढ़ रहा है बी बढ़ रहा है तो सी में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। या मैं बोलूँ कि बी और सी बढ़ रहा है तो ए में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जब बी और सी चेंज होंगे तो अपने आप ए चेंज होगा। तो केस दूसरा इसमें ये बनता है बच्चों कि इसमें कोई भी पैरामीटर क्या हो, कांस्टेंट ना हो, सारे के सारे पैरामीटर क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग केस 1 को डिटेल में बात करने वाले हैं। केस 2 आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस 2 का डिटेल बात करेंगे। इन दोनों पे क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पे बेस्ट क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया आपको। केवल यहाँ पे दो ही केस बन सकता है। केस एक ये बनेगा, फर्स्ट केस कि किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर देगा, दो पैरामीटर को कांस्टेंट नहीं करेगा, क्योंकि दो पैरामीटर को कांस्टेंट कर दोगे थर्ड अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, तो कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता है। तो केवल एक पैरामीटर को कांस्टेंट करेगा। या फिर ऐसा कर सकता है कि किसी भी पैरामीटर को कांस्टेंट नहीं करेगा, सारे के सारे वेरिएबल कर देगा। तो आज हम लोग केस 1 समझने वाले हैं डिटेल में, केस 2 की बात बाद में करेंगे। अब ठीक है। अब केस 1 में क्या क्या फर्दर हो सकता है तो देखो बच्चों, समझने के लिए केस 1 में बच्चों यहाँ भी 3 केस बन सकता है। देखो कैसे। अगर मैं आपसे सिंपल से बोलूं कि हमने यहाँ पे मान लिया कि b कांस्टेंट है, हमने क्या मान लिया, b को कांस्टेंट मान लिया। जब b कांस्टेंट मान लोगे तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम a को बढ़ाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि a को बढ़ाएंगे तो c बढ़ेगा। क्लियर है। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि a को 10% से बढ़ा दो तो आप बोलोगे सर सी भी 10% से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बोलूँ कि ए को 10% से घटा दो बच्चों तो आप बोलोगे सी भी सर 10% से घटेगा ही घटेगा। क्लियर है। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। और सेकेंड केस इसमें क्या बनेगा, जब ए को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे तो बच्चों क्या होगा, ए को जब हम कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा, b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर b बढ़ेगा तो c भी बढ़ेगा, अगर b घटेगा तो c भी घटेगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, सिंपल सा लॉजिक, कि अगर मैं बोलूँ b को 10% से बढ़ाओ तो बोलोगे सर c भी 10% से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं बोलूँ b को 10% से घटाओ तो बोलोगे c भी 10% से घटेगा ही घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब थर्ड जो आता है बच्चों यहाँ पे कि हमने c को कांस्टेंट कर लिया। जब c को कांस्टेंट करेंगे तो देखो यहाँ पे कहानी बदल जाएगी। कैसे कहानी बदलेगी बच्चों, जब c को कांस्टेंट करोगे तो a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखो a को मैं बोलूँ कि बढ़ रहा है तो आप बोलोगे सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो b को घटना पड़ेगा। क्लियर है। ये तो हमको पता चल गया कि a बढ़ेगा तो b घटेगा। अब डेटा में बात करते हैं। मान लो मैं बोलूँ कि a 10% से बढ़ रहा है तो आप बोलोगे सर b क्या होगा, 10% से घट जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि a 10% से 15% से बढ़ रहा है तो आप बोलोगे सर b 15% से घट जाएगा। क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि a मान लो कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है, a मान लो कि 10% से घट रहा है तो बोलोगे सर b 10% से बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपको ऐसा लग रहा है बच्चों, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक पैरामीटर को 10% से बढ़ा रहा तो दूसरा पैरामीटर 10% से नहीं घटेगा। इसमें कुछ और रिलेशन होता है। अब क्या रिलेशन होता है ये चीज़ हम लोग अभी थोड़ी देर बाद स्टेबलाइज करने वाले हैं। और यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है केस 1 में, जो कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 स्टार है। ठीक है, 5 स्टार टॉपिक है। इस चीज़ को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर ये देखो b इक्वल टू कांस्टेंट करता है या फिर a इक्वल टू कांस्टेंट करता है तो इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि आएगा। लेकिन इस वाले पे आने के बहुत ज़्यादा चांस है कि जब c कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, जब c कांस्टेंट हो जाएगा तो a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b होगा। अगर a 10% से बढ़ रहा है तो b 10% से घटेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी क्या मतलब होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो वेरिएशन होता है बच्चों वो अलग से चेंज होता है। अब क्या होता है उसको अभी हम लोग स्टेबलाइज करेंगे और समझेंगे कि कैसे
चेंज होता है। जब ये चीज़ हम समझ जाएंगे बच्चों तो इस कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों केस इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये थर्ड जो केस बना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर दिख जाएंगे। अब C इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों A इंटू B इक्वल टू C है और C को हमने क्या मान लिया है, कॉन्स्टेंट मान लिया। जब C को कॉन्स्टेंट मान लिया बच्चों तो यहाँ पे A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या वेरिएशन होगा इससे, अब ये हमको पता करना है कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको समझने के लिए मैंने एक नंबर आपके सामने एज्यूम कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने एक नंबर लिया, इस समझाने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, ध्यान से समझना। और 10 ले लिया मैंने, यहाँ पे 10 में मान लो मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 90 आ जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने A लिया, यहाँ पे B लिया, यहाँ पे C लिया। अब हमको C को कांस्टेंट रखना है बच्चों, तो हम C को 90 ही रखते हैं। यहाँ पे C को हम लोग 90 ही रखते हैं। अब क्या करते हैं, A की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो मान लो कि A की वैल्यू को मैं घटा दिया, A की वैल्यू को 10 से हमने 9 कर दिया। जब A की वैल्यू 10 से 9 कर दिया बच्चों और इनका प्रोडक्ट इस यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसका प्रोडक्ट 90 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा। अब देखो हमने A को घटा दिया, यहाँ पे B को बढ़ा दिया। अब देखते हैं कि जब ये C कांस्टेंट है तो ये 10% से घट रहा है तो ये 10% से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए बच्चों, इस बात को वेरीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बच्चों। 10 से कोई क्वांटिटी 9 हो रही है तो कितना घट रही है, 1 घट रही है। और कितने से घट रही है, 10 से घट रही है, तो 1/10 हो गया। तो 1/10 से क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो 1/10 से घटने का मतलब हो गया कि 10 का 1/10 कितना होता है, 1 होता है। देखो ये 1 से घटा है। अब इसको परसेंट में बात करोगे तो बोलो बच्चों, इसको आप बोलोगे कि सर 10% से क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो ये क्वांटिटी 10% से घट रही है, सिंपल सी बात है। जब ये 10% से घट रही है तो इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ कोई क्वांटिटी 9 से 10 हो रहा है तो खुद सोचो 9 से 10 होने का मतलब क्या हो गया कि 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, 9 से बढ़ रहा है। तो 1/9 से ये क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई क्वांटिटी 9 से 10 हो रही है मतलब 1 बढ़ रही है। 1 बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि किससे बढ़ रही है, 9 से, तो 1 × 9 से बढ़ रही है। अब इस 1/9 फ्रैक्शन का बढ़ने का मतलब दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि इसका 1/9 निकालोगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 से देखो ये बढ़ रही है तो 1 यहाँ पे ऐड कर दिया। अपर एरो का मतलब इंक्रीज हो रहा है, डाउन एरो का मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब 1/9 कितना होता है बच्चों, सबको पता है 11.01% होता है। अब हमको एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पे 10% से ये क्वांटिटी घट रही है तो ये 11.01 से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया, अब मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, 10% से ये घट रहा है। तो 10% से घटने का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये सोच रहे थे कि 10% से बढ़ेगा, लेकिन ये 10% से नहीं बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 11.01 से बढ़ रहा है। तो जैसा हम सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा है। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो A और B मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे मान लो 2 × 3 ले लिया और ये क्या हो गया, C = 6 ले लिया। अब हमको क्या करना है, 6 को कांस्टेंट रखना है तो C को कांस्टेंट रखने दिए। अब 2 को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे घटाए थे यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो बढ़ाता हूँ तो बच्चों तो यहाँ बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 2 से 3 होगा तो यहाँ पे जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 ही रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वेरिएशन देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशन हो रहा है। अब कोई क्वांटिटी 2 से 3 होने का मतलब क्या हो रहा है, कितने से बढ़ रही है, 1 से बढ़ रही है। कहाँ से बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है। तो 1/2 से क्या हुआ है, बढ़ा है। 1/2 से बढ़ने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका 1/2 निकालो और इसमें ऐड कर दो। तो 2 का 1/2 कितना, 1 होता है और 2 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो कितना आ रहा है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 50%। तो ये क्वांटिटी 50% से बढ़ रही है, ठीक है। अब हमारे हिसाब से जो हम लोग मानते हैं, पहले एज्यूम करते थे, उसके हिसाब से 50% से घटना चाहिए। चेक करके देखते हैं। तो 3 से 2 होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 से घट रहा है। और कहाँ से घट रहा है, 3 से घट रहा है। तो यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 से घट रहा है। अगर दूसरे भाषा में बोलूँ तो 3 का 1/2 से घटने का मतलब ये होगा कि 3 में से 3 का 1/3 घटाएंगे। तो 3 में से 3 का 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब 1/3 कितना होता है बच्चों, तो 1/3 घटने का मतलब हो गया 33.3% से ये घट रहा है। और हम लोग क्या मानते थे बच्चों कि ये 50% से बढ़ रहा है तो 50% से घटेगा। यानी कि अभी तक जो हम चीज़ मानते आ रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। अब यहाँ का समरी बता देता हूँ बच्चों आपको, यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि A × B = C, ये कांस्टेंट दिया हुआ, कहीं भी कांस्टेंट हो जा रहा है तो A जो वेरिएशन होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B होगा। इसका मतलब कि A में अगर हम लोग देखो, ध्यान समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, ये 1/2 से बढ़ रहा है तो यहाँ कितने से घट रहा है, 1/3 से घट रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक जनरलाइज फार्मूला बना देंगे कि 1/x जो होगा, ये अगर ये 1/x से बढ़ेगा तो ये 1/x + 1 से क्या होगा, घटेगा।
ठीक है। दूसरा यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ पर घट रहा है तो ये 1 अगर एक 10 को x मानते हैं तो यहाँ से कितने से बढ़ रहा है, x-1 से बढ़ रहा है, तो यानी कि 1/x से कोई क्वांटिटी घटेगी तो यहाँ से 1/x-1 से क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो ये रिलेशन है, ये जो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से भी ये जब ये पता है तो आप इससे भी स्टेबलाइज कर सकते हो, बस इसको इधर से इधर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, इस पे बेस्ट अगर आ गया तो। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब a 1/x से बढ़ेगा तो b कितने से घटेगा, 1/x+1 से घटेगा। ये आपको समरी है, ये आपको याद रखना है। और ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता दिया। यहाँ पे एक नंबर लिया, मैं नंबर को लेकर चेक करके बता दिया। देखो मैं चाहता तो बच्चों ये डायरेक्ट आपको फार्मूला बता देता और क्वेश्चन सॉल्व करा देता और आपको मज़ा भी आता। लेकिन बच्चों देखो हम लोग को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग का बैकग्राउंड क्या इंजीनियर है, तो हम लोग को क्या है कि हम लोग को एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम लोग आर्ट साइंस के स्टूडेंट नहीं है कि डायरेक्ट में फार्मूला बताया और आप रट लिए और यूज करने लगे। हमको पता होना चाहिए कैसा क्यों हो रहा है। जब ये चीज़ पता चलता है क्यों कैसे, तब हम लोग को इंटरेस्ट आता है चीज़ों में। इसलिए मैं आपको डिटेल में बताया कि क्यों कैसे हो रहा है। अगर मैं डेटा के साथ बात करूँ तो बच्चों हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होगा। यहाँ पे अगर ए 10% से बढ़ रहा है, ध्यान से समझना है, 10% से बढ़ने का मतलब क्या हो गया बच्चों, 10% से बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि 1/10 से बढ़ रहा है। तो 1/10 से बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये अगर ये 1/10 से बढ़ रहा है तो ये कितने से घटेगा, तो 1 जब ये 10 से बढ़ेगा बच्चों तो ये 1/11 से घटेगा। और 1/11 कितना होता है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 1/11 कितना 9.09 से क्या होगा, ये घटेगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अगर मैं बोलूँ कि ये तो पहला मैंने बताया, ऐसे समझाने के लिए लिया हूँ एग्जाम्पल ताकि अब क्लियर हो जाए। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि मान लो कि 20% से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे कितना फर्क पड़ेगा, तो 20% से घटने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि 1/5 से घट रहा है। तो 1/5 से घटने का मतलब ये हो गया कि 1/4 से ये बढ़ रहा होगा। तो 1/4 बढ़ने का मतलब क्या होगा कि ये 25% से बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना आपको फर्स्ट क्लास में ही सिखा दिया था। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाना है, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन जाना है। तो अगर पहले को 10% से बढ़ाओगे तो दूसरा 9.09% से बढ़ेगा घटेगा, और पहले को 20% से घटाओगे तो दूसरा क्या होगा 25% से बढ़ेगा। लेकिन हम लोग पहले क्या मानते थे कि अगर ये 10% से बढ़ेगा तो ये 10% से घटेगा, ये जो कि गलत है। अगर हम यहाँ पे क्या मानते थे कि 20% से घटेगा तो ये 20% से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये आपको याद रखना है। आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इसको दोबारा आप देख सकते हैं, या फिर आपको बस समरी याद रखना है कि कोई क्वांटिटी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन है तो 1/x से कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरा 1/x+1 से क्या होगी, घटेगी। सिंपल सा बात है, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। यही अप्लाई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और देखना क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में आप खुद ही फील करोगे कि आप सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों अभी तक जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो लिया है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में दिखेंगे, बस इसमें डेटा चेंज करेगा और स्टेटमेंट चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में मैं देखता हूँ आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर इज प्लानिंग टू इंक्रीज द रेक्टेंगुलर रूम बाय 10% विदाउट इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द रूम। देखो एक आर्किटेक्चर है, वो एक रेक्टेंगुलर रूम को प्लान करता है 10% से इंक्रीज करने के लिए, लेकिन कंडीशन उसके साथ ये है कि वो एरिया को इंक्रीज करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो बाई वाट परसेंट मस्ट रिड्यूस द लेंथ ऑफ द रूम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि पूछा है, देखो अगर फिगर बना के मैं समझाऊँ तो ऐसे सोचो कि ये डायग्राम बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये एरिया हो गया। अब आर्किटेक्चर के पास प्रॉब्लम ये है कि इसको कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी को एक को बढ़ाएगा तो एक घटेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एरिया क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब इसमें दिया नहीं कि 10% किसको इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हाँ पूछा है कि लेंथ को कितना घटाना पड़ेगा। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ को 10% से बढ़ाया है। जब विड्थ को 10% बढ़ाया है बच्चों तो लेंथ को घटाया होगा, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, क्योंकि एरिया यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबको पता है कि एक ही फार्मूला होता है बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों a इंटू बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में दिया हुआ है। ये a इंटू बी इक्वल टू सी के फॉर्म में दिया हुआ है। और हम लोग जो केस पढ़े हैं अभी सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे पढ़े, और बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में एरिया को क्या दिया है, कांस्टेंट कर रखा है, एरिया को नहीं छूता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पे जो लेंथ है और विड्थ है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से विड्थ को उसने क्या किया है, 10% से बढ़ाया है। जब इसको 10% से बढ़ाया होगा तो बच्चों इसको घटाया होगा। अब कितने से घटेगा यही आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, कोई क्वांटिटी 10% से घटती है बढ़ती है, इसका मतलब 1/10 से क्या हुआ है, बढ़ा है। जब 1/10 से कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो ये कितने से घटी होगी, 1/11 से घटी होगी, क्योंकि हमको पता है कि जब कोई दो पैरामीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये 1/x से बढ़ता है
तो ये 1/x + 1 से क्या होगा, घटेगा। ये 1/x से घटता है तो यहाँ पे 1/x - 1 से क्या होता है, बढ़ता है। अभी जो हम लोग पढ़े थे उसका ये समरी है, यही इंपॉर्टेंट है, ये बस आपको याद रखना है, सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/10 से बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 1/11 से क्या होगा, घट रहा है। 1/11 को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में ये, इसको अगर परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9.09%। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। मैं तो आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा हूँ। आपको जैसे किसी भी क्वेश्चन में देखो, जब भी रूम का क्वेश्चन दिया हो और उसमें एरिया लेंथ विड्थ की बात किया हो तो ये कॉन्सेप्ट आप लगाना मत भूलना है। जब एरिया कांस्टेंट रहेगा तो लेंथ और विड्थ में इन्वर्सली रिलेशन होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अब आपके दिमाग में आएगा सर एरिया को इंक्रीज ना करके एक ऐसा भी तो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि एरिया को हम कुछ ना बोले, हम बोले कि लेंथ को 10% बढ़ा रहे हैं, विड्थ को भी 10% बढ़ा रहे हैं, तो एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। तो बच्चों यही वाला केस, जब दो पैरामीटर को हम वेरिएबल बना रहे हैं तो थर्ड अपने आप वेरिएबल हो जाएगा, जो कि केस 2 हम लोग आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग वो केस पढ़ रहे हैं जब सी केवल कांस्टेंट हो। ठीक है, अभी हम लोग वो केस बाकी है जिसमें सारे के सारे पैरामीटर चेंज होंगे, एक भी पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होगा, आने वाले लेक्चर में होगा। तो जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो एकदम सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक से लिया हूँ इस पे एक फार्मूला बेस्ड है, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये फार्मूला अगर आपको समझ में आता है तो इससे क्वेश्चन आप 10 to 20 सेकंड में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चों कि प्राइस इनटू कंजप्शन और क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका कंजम्पशन घटाओगे तभी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और कंजम्पशन का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। क्लियर है, ये फार्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन आती है। ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। यहाँ पे कंजम्पशन की जगह पे क्वांटिटी भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कंजम्पशन दिया है या क्वांटिटी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाई 20%। शुगर का प्राइस 20% से बढ़ जा रहा है। ठीक है भाई, 20% से। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट फैमिली शुड इफेक्ट इन यूज ऑफ शुगर सो दैट नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस अकाउंट इज। देखो एक सिंपल सा अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो एक फैमिली है, उस फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है शुगर पे वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तब शुगर का प्राइस बढ़ जा रहा है तो उसका कंजम्पशन उस फैमिली को कितना घटाना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात करूं बच्चों तो ये जो फार्मूला है A इंटू बी इक्वल टू सी के फॉर्मेट में है, तो हम सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है। क्यों कांस्टेंट दिया बच्चों कि जो वो फैमिली जितने रुपये का पहले शुगर खरीदती थी अभी भी उतने ही रुपये का शुगर खरीद रही है, बस चेंज क्या हो रहा है, शुगर का प्राइस बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली जब ये प्राइस बढ़ेगा बच्चों, ये कांस्टेंट है, तो कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। तो शुगर का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, उनको घटाना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। क्लियर है। अब देखो ये बोला गया कि प्राइस 20% से बढ़ रहा था। ये 20% से बढ़ने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि 1/5 से बढ़ रहा है। 1/5 से बढ़ने का मतलब ये हो गया बच्चों कि 1/5 से बढ़ने का मतलब कि ये 1/6 से घटा होगा। ये 1/6 से घटने का मतलब इसको फ्रैक्शन में तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1/6 कितना होता है, 16.67% के बराबर होता है। यानी 16.67% से उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी वाले फार्मूले पे ये अप्लाई हो रहा है और सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। जब सी कांस्टेंट होगा तो प्राइस और कंजम्पशन क्या होगा, इन्वर्सली रिलेशन में होगा। और जब इन्वर्सली रिलेशन में होगा तो इन्वर्सली रिलेशन का हमको पता है कि जब कोई भी क्वांटिटी इन्वर्सली रिलेशन में रहता है तो पहली क्वांटिटी 1/x से बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, x + 1 से क्या होगी, घटेगी। अगर पहली क्वांटिटी 1/x से घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी x - 1 से क्या करेगी, बढ़ेगी। यही आपको याद रखना है इन्वर्सली रिलेशन में। अगर ये याद है तो आपका क्वेश्चन सारा का सारा इजीली सॉल्व कर लोगे। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आज ही के लेक्चर में आपको ये याद हो जाए रिलेशन। ठीक है, पिछले भी क्वेश्चन में मैं लिखा था, इस क्वेश्चन में भी इसीलिए लिखा हूँ ताकि ये एकदम याद हो जाए आपको। ठीक है, और यहीं पे आप लोग को अप्लाई करना है। अब आपके दिमाग में आएगा बच्चों कि मान लो एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट नहीं करते, प्राइस भी बढ़ाते, कंजम्पशन भी बढ़ा देते, तो क्या होता उस केस में। तो जब प्राइस भी बढ़ता, कंजम्पशन भी बढ़ता बच्चों, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता। उस केस को हम लोग बात करने वाले हैं आगे वाले लेक्चर में। जब कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट ना हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सेम फार्मूले पे भी बेस्ड है, इसको भी सॉल्व करना है सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस पर kg ऑफ शुगर। पर केजी शुगर का प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है। पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज था, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डिक्रीज है 25% से। तो हाउ मच % ऑफ हाउस वाइफ शुड इंक्रीज क्वांटिटी सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया कि ये फैमिली वही फैमिली है
अब क्या होता है इसमें कि शुगर की प्राइस घट जाती है और उनका पैसा फिक्स है एक्सपेंडिचर शुगर पे, तो उनका कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा शुगर यूज करने लगेंगे क्योंकि प्राइस शुगर क्या हो गया है, घट गया है। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, किसी भी फैमिली में क्या होता है कि मान लो कि वो कोई फैमिली 1000 रुपीज़ खर्च कर रही है किसी चीज़ पे, ठीक है, अब उस चीज़ का रेट घट जाएगा तो ज़्यादा यूज करने लगी क्योंकि उसके पास 1000 रुपीज़ है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है बच्चों कि जो फैमिली है वो क्या करती है, उसका एक्सपेंडिचर जो शुगर पे कांस्टेंट है, अब शुगर का प्राइस घटेगा तो उसका कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही सेम फार्मूला लगेगा बच्चों कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस फैमिली जितना शुगर में पैसा इन्वेस्ट कर रही थी उतना ही कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि शुगर का प्राइस क्या हो जाएगा कि डिक्रीज हो रहा है, तो ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कंजम्पशन क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। प्राइस कितने से घटा है बच्चों, 25% से घटा है। अब 25% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, तो 1/4 से घटा है, इसका मतलब ये कितने से बढ़ा होगा बच्चों, तो ये 1/3 से बढ़ा होगा। 1/3 कितने परसेंट के बराबर होता है बच्चों, तो 1/3 होता है 33.3% के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजम्पशन क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन में होता है। और जब इन्वर्सली रिलेशन होता है तो आपको पता है कि क्या रिलेशन होता है, कैसे चेंजेज होते हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज़, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने आना चाहिए, जो कि पार्ट 1 में मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम फार्मूला पे बेस्ड है, बस इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है। अब क्या स्टेप बढ़ाया गया अभी आप लोगों को समझ में आएगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अभी हम लोग 2 लास्ट में क्वेश्चन किए उसी फार्मूले पे बेस्ड है, बस इसमें 1-2 स्टेप बढ़ा दिया गया। अब क्या बढ़ाया गया आप देखेंगे, देखो, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाई 20%, पूजा कैन बाई 6 kg मोर फॉर 120, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर kg इन रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला बच्चों, लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो ऐसे समझो कि पूजा पहले मान लो कि 120 रुपया दुकान पे लेके जाती थी, जितना शुगर लेके आती थी। अब क्या हो रहा है कि शुगर का प्राइस घट जा रहा है, तो जितना पहले लाती थी उससे 6 kg ज़्यादा ला रही है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था, पहले शुगर का प्राइस कितना था, ये आपसे पूछा गया है। तो अब सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि पहले भी वो 120 रुपया लेके जाती थी, अभी भी 120 रुपया लेके जा रही है। इसका मतलब उसका शुगर पे जो एक्सपेंडिचर है हमेशा कांस्टेंट है। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है बच्चों, इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी में क्या होगा, इन्वर्सली रिलेशन होगा, यानी कि सेम फार्मूला अप्लाई होगा बच्चों। यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, 120 रुपया पहले भी था और 120 रुपया अभी भी है उसके पास। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों इन्वर्सली रिलेशन में होंगे। अब सोचो कि पहले शुगर का प्राइस हमको नहीं पता, मान लो कि शुगर का प्राइस कुछ रहा होगा, हमको नहीं पता है, चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों कि कंजम्पशन कितना था ये भी हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि कंजम्पशन पहले x kg उसको मिलता था, कितना मिलता था, पहले x kg मिलता था, प्राइस कितना था हमको नहीं पता है। अब बोला गया है बच्चों, और वो 120 रुपये का खरीदती थी पहले, अब ये चेंज हो गया, चेंज होकर ये बोला गया बच्चों कि प्राइस को 20% से क्या किया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है। तो बच्चों प्राइस को 20% से डिक्रीज कर दिए हो, इसका मतलब डिक्रीज करने का 120% के डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, 1/5 से डिक्रीज हुआ है। 1/5 से डिक्रीज हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब कि ये वाला क्वांटिटी क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। अब ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज हुआ होगा तो कितने से इंक्रीज हुआ होगा बच्चों, तो कोई क्वांटिटी 1/5 से डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है, 1/4 से इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली रिलेशन में है। तो यानी ये क्वांटिटी 1/4 से बड़ी है, यानी कि पहले ये x kg था, तो अब क्या हो जाएगा x + x/4। तो किसी क्वांटिटी को 1/4 से इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, उस क्वांटिटी का 1/4 निकालो, उसमें ऐड करो, तो अब ये नया क्वांटिटी ये हो गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है बच्चों कि पहले वो x kg लाती थी, अब x + x/4 kg लाती है। और क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि प्राइस घटने के कारण 6 kg उसको ज़्यादा मिल जा रहा है। 6 kg ज़्यादा मिलने का मतलब ये हो गया बच्चों, यहाँ से अगर थोड़ा सोचो कि ज़्यादा क्या हो रहा है, यही तो ज़्यादा क्वांटिटी हो रही है। इसका मतलब कि x/4 जो है बच्चों 6 kg के बराबर होगा, क्योंकि 6 kg ज़्यादा मिल रहा है उसको प्राइस घटने के कारण, तो यही तो बड़ी हुई क्वांटिटी है। यानी कि x = कितना आ गया, 24 kg। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि पहले वो 24 kg लाती थी और अब कितना लाएगी, 6 kg ज़्यादा लाएगी, 24 और 6 कितना हो गया, 30 kg हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों आपसे कि ओरिजिनल प्राइस का मतलब ये वाला प्राइस पूछा है। तो 24 kg ला रही है 120 रुपया में, तो कितना रुपये प्राइस पर kg कितना हो जाएगा, 120/24। तो ये जो आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसको डिवाइड करोगे तो 5 रुपीज़ पर kg आपका प्राइस हो जाएगा। यही पूछा गया आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज़ द
करेक्ट आंसर। तो ये इसी फार्मूले पे बेस्ड था, बस एक स्टेप आपको आगे बढ़ना था, ठीक है। अब बच्चों इसी में पूछ देता है कि न्यू प्राइस कितना होगा, तो पहले 24 kg लाती थी, अब 6 kg ज़्यादा ला रही तो 30 kg ला रही है, और उतने ही रुपया में 30 kg ला रही है, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा 120/30। अब न्यू प्राइस निकालोगे तो अब कितना हो जाएगा 4 रुपीज़ पर केजी, यानी कि नया रेट जो है 4 रुपया पर केजी। अगर नया रेट पूछा होता तो बी आंसर हो जाता, लेकिन इसमें पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा 5 रुपीज़ पर केजी। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में अगर वेरिएशन करना चाहें बच्चों तो खुद सोचो, यहाँ पे प्राइस को डिक्रीज किया गया है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं इसको इंक्रीज कर दूँ तो सेम प्रोसेस लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ जो इंक्रीज वाला है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में डिक्रीज था, इस क्वेश्चन में इंक्रीज, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन किया है कि यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, और यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कमेंट करके आंसर बताना है, लिख के बताना है होमवर्क क्वेश्चन, और मान लो कि बी आंसर है तो बी लिखना है, और बी लिखने के बाद 20 लिख देना आपको, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आंसर कमेंट करके बताना है। जो लोग सीरियसली गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग जरूर कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कितने ऐसे बच्चे हैं जो सीरियसली मुझसे जुड़े हैं, जो कि मुझसे एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखो, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये माइंड में रख के बनाता हूँ बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट हो, तो मुझे एक आइडिया लगता है कि कितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं जो सीरियसली गेट का तैयारी कर रहे हैं, तो और कंटेंट अच्छा डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि ये कंटेंट में कुछ दम है, ऐसा फील कर रहे हो, तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और आप ऐसा फील करते हो कि नहीं रियली कंटेंट में दम है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ रिकमेंड करो। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी और अच्छा कंटेंट मिलना चालू हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पीडीएफ में और सारे क्वेश्चन में ऐड करवाना चालू कर दूं। तो आपको, अगर लोग मुझसे ज़्यादा जुड़ते हैं तो इसमें आप ही लोग का बेनिफिट है। अगर आप हमसे अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए, ठीक है। ये फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर डेली एक क्वेश्चन पोस्ट होता है, तो आप एक डेली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक डीएक्टिवेट करके रखें तो आप इंस्टाग्राम पे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, तो आप दोनों जगह में से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा। और बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए पीडीएफ, कोई वीडियो कब अपलोड हो रहा है, कोई भी न्यूज़ होता है, तो ये टेलीग्राम चैनल पर अपडेट होता है, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इन सब सारी चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली जाके वहाँ से सारे चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक बात और बच्चों कि जो लोग को मैथ में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोग को मैथ में इंटरेस्ट है आप वहाँ पे आइए, आपको मज़ा आएगा। आने वाले 8-10 दिनों में वहाँ पे वीडियो आने लगेगा, क्योंकि हम लोग एकदम वहाँ पे जीरो से मैं स्टार्ट करूँगा और एक लेवल, हाई लेवल तक ले जाऊँगा, और सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो लोगों को मैथ में इंटरेस्ट है वही वहाँ पर आएंगे, जिनको केवल गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, पब्लिक सेक्टर का पेपर देना उनके लिए इनफ है।